Hello everyone, my friends and my dear students. I hope you all are doing great. अब तो हमारे students के exams होने वाले हैं. I hope they are studying day and night and working very hard. और इसी क्रम में मैं आज एक वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में. तो ये जो एक्ट है ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ एडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविजंस बताए थे. आज इसी एक्ट में हम मेंटेनेंस को लेकर जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सेक्शन 17 तक इस एक्ट में एडॉप्शन रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं कि किस तरीके से एक चाइल्ड का एडॉप्शन यहाँ पर हिंदुओं के बीच में होता है, कौन उसको ले सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, कौन एडॉप्शन में दे सकता है और किसको एडॉप्शन में लिया जा सकता है. तो इनकी हमने कुछ एसेंशियल कंडीशंस पढ़ी थी सेक्शन 17 तक. तो प्लीज़ अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके उसको देख सकते हैं. आज इसी एक्ट में हम सेक्शन 18 के आगे कवर करेंगे जो कि मेंटेनेंस की बातें करता है. मेंटेनेंस किसका होना है? मेंटेनेंस होना है वाइफ का, चिल्ड्रन का और जो ओल्ड और इन्फर्म पेरेंट्स हैं उनका, और साथ ही साथ कुछ डिपेंडेंट्स हैं उनके भी मेंटेनेंस की यहाँ पर बात कही गई है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेक्शन 18 से. तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 18 जो कि बात कर रहा है वाइफ के मेंटेनेंस की. तो आपको पता ही है मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल. तो एक वाइफ के मेंटेनेंस के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है. तो यहाँ पर जो सेक्शन 18 है वो केवल वाइफ के ही मेंटेनेंस की बात करता है, जबकि हमने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में देखा था कि वहाँ पर या तो हस्बैंड का मेंटेनेंस हो सकता है या फिर वाइफ का मेंटेनेंस, मतलब दोनों का मेंटेनेंस हो सकता है. हस्बैंड वाइफ को दे सकता है और वाइफ हस्बैंड को दे सकती है. और ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास हैं जिसमें कि कोर्ट ने वाइफ को ऑर्डर किया है हस्बैंड को मेंटेनेंस देने के लिए. तो अब इस सेक्शन में हम बात करें सेक्शन 18 में, तो यहाँ पर केवल वाइफ के मेंटेनेंस की बात कही गई है. इस सेक्शन में वाइफ को दो तरीके के राइट्स दिए गए हैं, एक तो मेंटेनेंस का और दूसरा सेपरेट रेजिडेंस का. मतलब एक वाइफ पति से अलग रहते हुए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. ठीक है, तो पति से ऐसे नहीं कि बेवजह अलग रहना है, पति से कुछ कारण है जिसकी वजह से वो अलग रह रही है और क्योंकि वो अपना निर्वहन खुद नहीं कर सकती है इसलिए उसको पति से मेंटेनेंस भी यहाँ पर चाहिए होगा. तो ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी जो हिंदू वाइफ है वो एंटाइटल्ड है अपने पति से मेंटेनेंस के लिए जब तक कि वो जीवित है. इसमें वो अलग रेजिडेंस में की मांग कर सकती है, वो अलग रह सकती है अपने पति से और अलग रहते हुए मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है. तो किन किन शर्तों पे वो अलग रह सकती है अपने हस्बैंड से? तो इसी सेक्शन में कहा गया है कि अगर हस्बैंड ने डिजर्शन कर लिया हो, डिजर्शन हमने पहले डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड में भी पढ़ लिया है. तो डिजर्शन अगर हस्बैंड ने कर लिया यानी कि वाइफ को वो बिना बताए, बिना किसी कारण के छोड़ के चला गया है, वाइफ को छोड़ दिया है, उसने अबंडन कर दिया है और वो भी वाइफ के कंसेंट के बिना, तो फिर इन दैट केस जो वाइफ है वो एंटाइटल्ड हो जाती है कि वो सेपरेट रेजिडेंस लेते हुए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हस्बैंड से. सेकंड इसमें दिया हुआ है कि अगर हस्बैंड वाइफ को क्रूएल्टी से ट्रीट करता है, अगेन यहाँ पर क्रूएल्टी का ग्राउंड आ गया जो हमने डिवोर्स में भी पढ़ा है और जुडिशियल सेपरेशन में भी पढ़ा है. तो अगर क्रूएल्टी हस्बैंड के द्वारा की जाती है वाइफ के ऊपर, चाहे वो फिज़िकल क्रूएल्टी हो या मेंटल क्रूएल्टी हो, तो इन दोनों ही केसेस में अगेन वाइफ सेपरेट रेजिडेंस ले सकती है और हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. थर्ड ग्राउंड इसमें दिया है कि अगर हस्बैंड बाइगमी कमिट करे, यानी कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी या दूसरी शादी वो कर लेता है, तो इन दैट केस जो फर्स्ट वाइफ है उसको ये राइट मिल जाता है कि वो अपने पति से सेपरेट रेजिडेंस ले और मेंटेनेंस क्लेम करे. इसी तरीके से अगर हस्बैंड
घर पे ही यानी वाइफ के साथ ही किसी कॉन्क्यूबाइन को रखता है, ठीक है। कॉन्क्यूबाइन मतलब जिसके साथ हस्बैंड के इलिसिट रिलेशन हो और उसको ऐसी औरत को वो वाइफ के साथ रखता हो जहाँ पर वाइफ रह रही हो, तो इस सिचुएशन में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वाइफ वहाँ पर रहे। तो इसलिए वाइफ सेपरेट रेजिडेंस क्लेम कर सकती है और साथ में मेंटेनेंस भी। अगेन इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन वो दी हुई है वो है कि अगर हस्बैंड हिंदू धर्म छोड़ देता है और कुछ और बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, तो उस सर्कमस्टांस में भी वाइफ सेपरेट रेजिडेंस क्लेम करने के साथ साथ मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। इसके अलावा इसी सेक्शन में कहा गया है कि और भी कई सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं जो जस्टिफिएबल हो, जो जस्टिफाइड हो, तो इन दैट केस कोर्ट कैन ग्रांट सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस टू वाइफ। अब इसी में जो क्लॉज 3 है सेक्शन 18 का, वो ये कहता है कि वाइफ सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वाइफ कब सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं वाइफ के इस राइट को कि मतलब वाइफ कब सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। तो उसके लिए कि अगर वाइफ अनचेस्ट हो जाती है या वो हिंदू धर्म को त्याग कर देती है, तो इन दैट केस, इन दोनों ही केसेस में वाइफ को सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और कोर्ट के कई सारे डिसीजंस ऐसे हुए हैं जिसमें ये हेल्ड किया गया है कि अगर अपनी पहली शादी को छुपाते हुए कोई हस्बैंड दोबारा शादी कर लेता है या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो फिर ऐसी वाइफ भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये था आपका सेक्शन 18 जो कि बात करता है वाइफ के मेंटेनेंस की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 19 की। तो यहाँ पर भी एक महिला की मेंटेनेंस की बात हो रही है, लेकिन कौन सी महिला? यहाँ पर कहा गया है विडोड डॉटर इन लॉ, मतलब जो पुत्रवधू विधवा हो चुकी है उसके मेंटेनेंस की बात कही गई। और यहाँ पर मेंटेनेंस कौन देगा? मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डाली गई है उसके ससुर पे, ठीक है, उसके फादर इन लॉ पे। तो ये कह रहे हैं कि कुछ शर्तें हैं जहाँ पर एक विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस दिया जा सकता है। तो वो क्या शर्तें हैं? वो ये है कि उसका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, या उसके पति द्वारा उसके लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं छोड़ी जानी चाहिए, या उसके अगर बच्चे हैं जैसे सन है या डॉटर है, उनके द्वारा उसको कोई सोर्स ऑफ इनकम या कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, या उसके अपने जो पेरेंट्स हैं, फादर है, मदर है, उनके द्वारा भी उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो इन सारी ही सिचुएशन के होने के बाद जो फादर इन लॉ है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेन करे। अगेन यहाँ पर कहा गया है कि फादर इन लॉ भी तभी मेंटेन करेगा जब उसके पास उसके हिस्से में कोई कोपासनरी प्रॉपर्टी है, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अगर उसके हिस्से में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तभी वो अपनी डॉटर इन लॉ यानी विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेन करेगा। अगर उसने कोई प्रॉपर्टी खुद अर्न की है, खुद एक्वायर की है, या अगर उसकी खुद की कोई सेल्फ अर्निंग से इनकम है, तो वो लायबल नहीं है कि वो उस इनकम से अपनी विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेन करे। यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसके हिस्से में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जिससे कि वो अपनी विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेन करे। तो ये कुछ शर्तें हैं एक विडोड डॉटर इन लॉ के मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 19 में। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 की, जो कि बात करता है चिल्ड्रन और एज्ड एंड इन्फर्म पेरेंट्स के मेंटेनेंस की। तो देखिए एक हिंदू, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बाउंड है अपने बच्चों को और अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर बच्चे और माता पिता खुद का निर्वहन करने में वो सक्षम नहीं है, खुद का जीवन यापन वो नहीं कर सकते हैं, उनके पास अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इन दैट केस जो सन और डॉटर हैं वो लायबल हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो देखिए इसमें जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट भी हो सकते हैं, इलेजिटिमेट भी हो सकते हैं।
कंडीशन यही है कि वो माइनर होने चाहिए और उनके पास कोई भी अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। तो ये जब शर्तें पूरी होती हैं तभी बच्चों का और ओल्ड और एज्ड इनफर्म पेरेंट्स का मेंटेनेंस हो सकता है। सेक्शन 21 में डिपेंडेंट की लिस्ट दी गई है जो कि 9 कैटेगरीज में बांटी गई है। प्लीज़ आप उसको बैरेक से चेक कर लीजिए। सेक्शन 22 में कह रहा है कि किस तरीके से जो डिपेंडेंट्स हैं उनका मेंटेनेंस किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं। जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है तो वो कहलाता है लीगल हेयर, ठीक है। और जो डिपेंडेंट होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो लीगल हेयर हो, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एज अ लीगल हेयर प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है तो फिर उसकी ये लायबिलिटी बन जाती है, उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि जो भी डिपेंडेंट रहा हो डिसीज्ड पर्सन का वो उसको मेंटेन करे। यानी कि अब जो डिसीज पर्सन की मेंटेनेंस की लायबिलिटी है वो लीगल हेयर के ऊपर आ जाती है। तो लीगल हेयर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के बाद जिस प्रोपोर्शन में उसको शेयर मिलता है उसी प्रोपोर्शन में वो डिपेंडेंट की मेंटेनेंस करेगा। तो अगर सपोज़ यहाँ पर 2 लीगल हेयर्स थे और 2 डिपेंडेंट थे तो 2 लीगल हेयर्स को 50-50 प्रॉपर्टी मिली है तो वो 50-50 के रेशियो में उन दोनों जो डिपेंडेंट्स हैं उनका मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है उसको हमने बोला लीगल हेयर, और जो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने मेंटेनेंस के लिए उसको हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट। तो दो अलग अलग यहाँ पर बातें कही गई हैं। हाउएवर एक लीगल हेयर डिपेंडेंट भी हो सकता है लेकिन एक डिपेंडेंट ज़रूरी नहीं हो कि वो लीगल हेयर हो। कमिंग टू सेक्शन 23, तो सेक्शन 23 इज़ टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए। जैसे कि हमने कहा कि वाइफ, चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स एज वेल एज डिपेंडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। तो ये जो मेंटेनेंस अमाउंट है ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, कोर्ट किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए जब भी हम वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा पोजीशन और स्टेटस ऑफ पार्टीज़ पे। जो पार्टीज़ हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या स्टेटस है। इसके अलावा ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनकी कितनी रीज़नेबल वॉन्ट्स हैं, ठीक है। रीज़नेबल वॉन्ट्स आप कह सकते हैं कि कहीं वो लेविश लाइफ जीने के लिए तो नहीं मांग रहे हैं, उनको उतना ही मिलेगा जिससे कि वो सरवाइव कर सकें। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि जो क्लेमेंट है वो अपने क्लेम में जस्टिफाइड है कि नहीं। वो अगर मान लो 10,000 से उसका गुजारा हो सकता है तो फिर यहाँ पर 50,000 देने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर रीज़नेबल जो उनकी वॉन्ट्स हैं वो देखी जाएंगी। इसके बाद ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी अपनी अर्निंग है कि नहीं है, या उसका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, ये भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। जो लास्ट इसमें पॉइंट बताया गया वो कहा गया है कि कितने नंबर ऑफ क्लेमेंट्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोर्ट जो है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को डिटरमाइन करेगी। इसी सेक्शन में क्लॉज 3 है और वो ये कहता है कि जब भी हम डिपेंडेंट के लिए मेंटेनेंस अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जब भी हम एक डिपेंडेंट के लिए मेंटेनेंस अमाउंट निर्धारित कर रहे होंगे उस समय ये देखा जाएगा जो डिसीज्ड व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा हो, कोई कर्ज चल रहा हो। तो अगर कोई कर्ज उस प्रॉपर्टी पे चल रहा था तो पहले उस कर्ज को उस प्रॉपर्टी से चुकाया जाएगा, उसके बाद डिपेंडेंट का क्लेम निर्धारित किया जाएगा। हाउएवर ये कुछ इसमें शर्तें हैं कि अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर विल के द्वारा डिसीज्ड पर्सन ने खुद ही एक चार्ज क्रिएट किया हुआ है डिपेंडेंट के फेवर में, तब वहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं उनकी जो देनदारी है वहाँ पर तब वो कंसिडर नहीं किया जाता है। तो डिपेंडेंट को मेंटेनेंस देने से पहले डिसीज्ड की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, डिसीज्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है या फिर कोई कर्ज तो नहीं है, ये देखा जाएगा।
और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा जो डिपेंडेंट है, जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है, उसका डिसीज्ड पर्सन के साथ कैसा रिलेशन था। मान लो कि हो सकता है कि जब तक वो जीवित था, डिपेंडेंट ने उसे कभी उसके साथ कभी अच्छे रिलेशन नहीं थे, दोनों के बीच में मार पिटाई होती थी या दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करते थे। इन दैट केस व्यक्ति के मरने के बाद जो उसका डिपेंडेंट है, वो उसका जो क्लेम है वो एक तरीके से उस प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। तो उनका जो पास्ट रिलेशनशिप है ना, वो भी देखा जाएगा। तो कहते हैं ना कि मर्डरर्स आर डिस्क्वालीफाइड। तो अगर किसी ने मर्डर किया है और वो बाद में एज अ डिपेंडेंट क्लेम करे तो वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो पास्ट रिलेशनशिप, नेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड एंड एनी लोन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज, ये 3-4 चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस अमाउंट को डिटरमाइन करते समय कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 24 और 25 सिंपली कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस को वो हिंदू होना चाहिए। ये आपका सेक्शन 24 है। और सेक्शन 25 कह रहा है कि अगर एक बार मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स कर दी गई है तो वो अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं तो उस हिसाब से वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब मेंटेनेंस अमाउंट विल चेंज एज पर द चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्लेमेंट। सेक्शन 26 और 27 सिंपली बता रहे हैं कि अगर डिसीज्ड के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेट लिया गया था डिसीज्ड के द्वारा, तो उस डेट को पहले चुकाया जाएगा और जो डिपेंडेंट का मेंटेनेंस क्लेम है वहाँ पर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाउएवर सेक्शन 27 में फिर से ये बताया गया है कि अगर डिसीज्ड पर्सन के द्वारा उस प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट किया गया उसके खुद के द्वारा या फिर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, तो वहाँ पर जो डिपेंडेंट का क्लेम होगा वो एक तरीके से चार्ज हो जाएगा प्रॉपर्टी के ऊपर और तब वहाँ पर डेट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो डेट्स को प्रायोरिटी में कंसिडर तभी किया जाएगा जब प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए कोई व्यक्ति होता है, वो विल बना के जाता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी से बी का मेंटेनेंस होता रहेगा। तो यहाँ पर बी एक डिपेंडेंट है जिसका मेंटेनेंस चार्ज बनाया गया है ए की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अगर कल को ए मरता है तो यहाँ पर बी का क्या है, उस प्रॉपर्टी पे चार्ज है। तो अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन लिया गया होगा ए के द्वारा तो वो लोन वहाँ पर प्रायोरिटी में नहीं रखा जाएगा क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट का चार्ज है। हाउएवर अगर चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है तो फिर उसी सिचुएशन में डेट्स को प्रायोरिटी मिलेगी। पहले डेट को सेटिस्फाई किया जाएगा और उसके बाद डिपेंडेंट का क्लेम बनेगा। और अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन 28 की। तो देखिए ये सेक्शन कह रहा है कि अगर जिस प्रॉपर्टी पर मेंटेनेंस अमाउंट तय किया गया है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किसी भी फॉर्म में सेल कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है या फिर गिफ्ट कर दिया जाता है, और जो ट्रांसफरी है उसको ये नॉलेज है कि इस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी किसी का मेंटेनेंस का क्लेम चल रहा है या कोई इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और उस ट्रांसफरी को वो जो ट्रांसफ़र किया है वो विदाउट एनी कंसिडरेशन किया है, मतलब ट्रांसफरी ने ट्रांसफ़र के बदले कुछ भी पे नहीं किया है, तो उस केस में ट्रांसफरी की फिर ये लायबिलिटी हो जाती है कि जो डिपेंडेंट उस प्रॉपर्टी पे था उसको अब वो मेंटेन करेगा। लेकिन अगर ट्रांसफरी ने उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले कुछ प्राइस पे किया है या बदले में कुछ दिया है तो और उसको ये नोटिस नहीं है कि इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस क्लेम चल रहा है, तब वो डिपेंडेंट को मेंटेन करने की लायबिलिटी नहीं रखता है। इसमें क्लियर कट प्रिंसिपल है कि जो ट्रांसफरी होगा वो लायबल होगा मेंटेन करने के लिए डिपेंडेंट को, अगर उसको नोटिस है और उसको ट्रांसफ़र बिना किसी पैसे के किया गया है। ठीक है, और वो लायबल कब नहीं होगा, अगर उसको ट्रांसफ़र पैसे के साथ किया गया है और उसको ये नॉलेज भी नहीं है कि इसके ऊपर किसी डिपेंडेंट का क्लेम बनता है। तो ये आपके कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस थे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। आई होप
आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। Yes, and that's all for today. So wait for my further video lectures. Till then, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.